गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से डेली क्लासेस को पढ़ रहे हैं। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज आप लोगों को 6th क्लास के चैप्टर को पढ़ना है। डेली की क्लासेस आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके सभी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आईएएस, पीसीएस, केबीएस, एमबीएस या किसी भी छोटे से लेके बड़े एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होंगे तो एनसीईआरटी मस्ट है। और साथ ही आप लोगों को जिस तरह से एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, इसमें और भी बहुत सारी बातें मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बता रही हूँ, जो आगे चल के आप लोगों को बड़े बड़े कक्षाओं में या कहिए कि अच्छे अच्छे नोट्स में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है कि क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग खूब ज़्यादा मेहनत कीजिए और आंसर राइटिंग भी कीजिए, नोट्स भी बनाइए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। और आज आपका चैप्टर है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। नगर व्यापारी और शिल्पी जन को पढ़ना है हमें, और ये आपका 6 नंबर का चैप्टर है। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो क्लास को गंभीरता से देखिएगा। कह रहा है, एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था, या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर, अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। यानी कि अगर कोई विदेशी यात्री किसी नगर में आता है तो उसकी सोच, उसकी आकांक्षा उस नगर को लेकर किस तरह का होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि वो नगर किस तरह का है। वो नगर मंदिर नगर है, या आर्थिक केंद्र का नगर है, या राजनीतिक स्थिति रखने वाला केंद्र है। तो जिस तरह का वो नगर होगा, उसी तरह का लोगों के दिमाग में उसकी छवि भी होगी। आगे कह रहा है कि वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे नगर थे जो एक साथ कई कई तरह के नगर के क्वालिटीज रखते थे। जैसे वो प्रशासनिक भी है, साथ ही मंदिर भी है, और औद्योगिक नगर भी है। यानी कि ऐसा नगर जो प्रशासनिक नगर भी हो सकता था, आपका राजनीतिक नगर भी हो सकता था, और साथ में मंदिर नगर भी हो सकता था। ऐसे भी आपके देश में बहुत सारे नगर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका जो वृंदावन है, ये धार्मिक नगर है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा विस्तार होने पे ये लोगों का आकर्षण का केंद्र भी बना। अगर आप सूरत को ले लें तो एक बंदरगाह नगर भी है, लेकिन ये वाणिज्यिक नगर भी है। अगर आप मछलीपट्टनम को ले लेंगे, बंदरगाह नगर भी है लेकिन वाणिज्यिक नगर है, साथ में राजनीतिक नगर भी बन गया। इस तरह से ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो आपके हम्पी देखिए राजधानी नगर है, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों नगर है। इस तरह के बहुत सारे आपके नगर हैं जो कई कई क्वालिटीज रखते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये सारे पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते, उम्मीद है समझ रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बातें हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी आप लोगों को। मैं पूरा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और आप बहुत आसानी से इन वर्ड्स को देख पाएं और समझ पाएं। अगला हेडिंग है आपका प्रशासनिक केंद्र। प्रशासनिक केंद्र किसे कहा जाता है? कह रहा है, अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चले। यहाँ पे कह रहा है कि आपने इसके पहले के अध्याय में यानी कि अध्याय 2 में पढ़ा था चोल साम्राज्य के बारे में। तो बात हो रही है कि वर्तमान स्थिति में हम ऐसे मतलब जो है इमेजिनेशन करते हैं कि हम आज से लगभग 1000 साल पहले जैसा तंजावुर नगर था, हम उस तरह के नगर में चलते हैं। यानी कि आज से 1000 साल पहले वहाँ की जैसी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति थी, हम उसकी यात्रा पर चलते हैं। कैसे जाएंगे? अपने इमेजिनेशन के द्वारा। तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं? 1000 साल पहले तंजावुर जा रहे हैं, जो कि चोलों की राजधानी थी, जहाँ पे था बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। कह रहा है वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। आप सभी को पता है कि आपकी कावेरी नदी जो है ये सतत वाहिनी नदी है दक्षिण भारत की, क्योंकि ये आपके उत्तर दक्षिण पश्चिम जो आपका मानसून है इससे भी पानी प्राप्त करता है, साथ ही जो लौटता मानसून है इससे भी पानी प्राप्त करता है। इसलिए इसमें वर्ष भर पानी रहता है, इसी वजह से इसे दक्षिण का गंगा कहा जाता है। और इसी कावेरी नदी के किनारे है आपका तंजावुर शहर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है, राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं।
लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथंचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। यानी कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ जो राजराजेश्वर मंदिर है, जिसको बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, जिसको राजराज फर्स्ट ने बनाया है, इसके घंटियों की आवाज़ सुनने को मिलेंगी अगर 1000 साल पहले आप यहाँ जाते हैं। साथ ही आपको वहाँ के अभिलेख पे लिखा हुआ मिलेगा उस व्यक्ति का नाम जिसने इस मंदिर के वास्तुकला का निर्माण किया है, और उनका नाम क्या है? कुंजर मल्लन राजराज पेरुथंचन। ये वास्तुकार हैं इस नगर मतलब मंदिर के, ये चीज़ याद रखिएगा। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। ये जो मंदिर है ये शिव जी को समर्पित है और काफ़ी बड़ी यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है शिव को, और वहाँ पे अंदर एक अभिलेख पे उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसने इस मंदिर के वास्तुकला का डिज़ाइन तैयार किया है, और उनका नाम आप सभी को पता चल चुका है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं और क्या खास बातें हैं। कह रहा है इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे, और इस नगर में बहुत सारे कह रहे हैं कि नगर मतलब जो है महल है। महल आप सभी को पता है बड़े बड़े हवेलियां हुआ करती थी, घर हुआ करते थे, जिसमें आपका मंडप बना हुआ है। मंडप आपके मंदिरों में भी था जिसे सभा भवन कहा करते थे। तो इस मंडप में राजा क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे, लोगों के साथ बातें करेंगे। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। 1000 साल पहले तंजावुर नगर जो है यहाँ पे काफ़ी कोलाहल है, काफ़ी चहल पहल है, क्योंकि नगर में हर तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो वस्त्र हो या मसाले हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे खरीदी बेची जा रही हैं। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। नगर के लिए जो जल की आपूर्ति है वो कैसे हो रही है? कुओं से हो रही है और साथ ही तालाबों से हो रही है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे और झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि जो उरैयूर नगर है ये आपका प्राचीन काल से ही कॉटन वस्त्र के निर्माण का केंद्र है। इसलिए यहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन काल में कौन सा नगर है दक्षिण भारत का जो कॉटन वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये उरैयूर है जहाँ पे मंदिर के लिए झंडे और झंडियाँ भी बनाए जा रहे हैं। राजा और बड़े बड़े लोगों के लिए कीमती और हल्के वस्त्र भी बनाए जा रहे हैं। साधारण लोगों के लिए मोटे कॉटन के वस्त्र बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे कहाँ बन रहे हैं? उरैयूर में बन रहे हैं, जो चोलों के राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है, या कहिए औद्योगिक नगर है। आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं और क्या खास बातें हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पर यानी कि तंजावुर और जो आपका मदुरै मतलब आपका उरैयूर है, यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ कारीगर हैं जो क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही सुंदर कांसे की मूर्तियां बना रहे हैं। आपने देखा था कि चोलकालीन जो कांस्य प्रतिमा है जिसे नटराजन की प्रतिमा कहते हैं, इसमें शिव के 4 भुजाएं हैं, और वो भुजाएं और वो जिस रिंग के बले में डांसिंग मुद्रा में बनाए गए हैं वो कुछ ना कुछ व्यक्त करते हैं, जो कि मैंने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया है। आप लोग आर्ट एंड कल्चर के क्लासेस देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा नटराजन की मूर्ति की पूरी व्याख्या किया हुआ है मैंने। और ये नटराजन की मूर्ति कांसे की बनी है ये भी आता है, और वर्ल्ड फेमस कांस्य प्रतिमा है जिसको चोलों ने बनाया है, और चोल राजवंश की एक काफ़ी बेहतरीन मूर्ति है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या खास बातें हैं वो भी देख लेते हैं। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र के बारे में देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। कह रहा है तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। तंजावुर कैसा नगर का उदाहरण है? मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है, यानी कि जो नगरीकरण है ये किसी भी नगर के विकास की प्रक्रिया है। और बहुत सारे प्राचीन काल के हमारे ऐसे नगर हुए हैं जो मंदिरों की वजह से डेवलप कर गए, या मंदिरों की वजह से नगर का विकास हो गया था। आगे कह रहा है नगरीकरण नगरों के विकास की एक प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए
किसके लिए महत्वपूर्ण है मंदिर? समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है और अर्थव्यवस्था के लिए भी मंदिर महत्वपूर्ण है। साथ ही कह रहा है कि शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। जो राजा होते थे वो मंदिरों को अनुदान के रूप में लैंड दिया करते थे और उस लैंड से जो इनकम होता था उसी इनकम से मंदिरों का साजो सामान की व्यवस्था होती थी, विधि विधान की व्यवस्था होती थी। उसके लिए सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो राजाओं के द्वारा लैंड दिए जाते थे उससे प्राप्त इनकम के द्वारा। ये चीजें याद रखिएगा। आगे कह रहा है तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था। साथ ही उस पैसे से तीर्थयात्रियों को और पुरोहितों को पंडितों को भोजन भी कराया जाता था मंदिरों में। और पर्वोत्सव यानी कि पर्व और उत्सव भी मनाए जाते थे। मंदिर में देखिए तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं, तरह तरह के, कभी भगवान की शादी होती है तो कभी कोई भोज होता है तो कभी कोई अलग से झांकी निकलती है। ये सारी चीजें भी उन्हीं पैसों से किए जाते हैं जो राजा के द्वारा लैंड दिया जाता है। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे और जो लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं वो भी दान दक्षिणा देते हैं। आप भी अगर मंदिर जाते हैं तो निश्चित ही आपके पास जितना इनकम होता है, जितनी व्यवस्था होती है, उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत मंदिर में दान करके जरूर आते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके सामने देखिए एक प्रतिमा है, बहुत खूबसूरत प्रतिमा है जिसको ऐसे हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं एक बहुत ही भयानक सांप है। उस सांप के ऊपर डांसिंग मुद्रा में आपको कोई ईश्वर या कोई भगवान दिख रहे हैं। खास करके कृष्ण जी को ही इस तरह की मुद्रा में सांप के ऊपर डांस करते हुए दिखाया जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो प्रतिमा है ये कैसे बनी होगी, किस टेक्निक से बनी होगी। कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीकी। चलिए देख लेते हैं हम कांसा क्या है, घंटा धातु क्या है और लुप्त मोम तकनीक क्या है। कह रहा है कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे, रांगा मीन्स होता है टिन। कांसा कैसा धातु है? मिश्र धातु है जो तांबा और टिन को मिला करके बनाया जाता है, के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होती है। घंटा धातु ये भी कांसे की तरह एक धातु है लेकिन उसमें जो टिन की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए इसको कहा गया है घंटा धातु। याद रखिएगा यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। याद रखिएगा इस धातु से कैसी ध्वनि उत्पन्न होगी? घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां अध्याय 2 में आपने देखा है लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। जो आपने चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं देखी हैं, खास करके नटराजन की प्रतिमा, ये कैसे बनाई जाती हैं? लुप्त मोम पद्धति के द्वारा बनाई जाती हैं। लुप्त मोम पद्धति को मधुछिष्ट पद्धति भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको लॉस्ट वैक्स तकनीक भी कहते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा और इसको बता दे रही हूँ डिटेल में, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी ये जो टेक्निक है ये चोलों की ढूंढी हुई नहीं है बल्कि ये आपके पूर्वज सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जितने भी धातु की प्रतिमाएं बनाते थे मोस्टली वो इसी पद्धति से बनाते थे जिसको कहा जाता था लुप्त मोम पद्धति। लुप्त मोम पद्धति या इसी को और किस नाम से जाना जाता था? इसी को और नाम से जाना जाता था लास्ट वैक्स तकनीक। लास्ट वैक्स तकनीक इंग्लिश में कहते हैं और इसके अलावा हम इसे मधुछिष्ट विधि भी कहते हैं। मधुछिष्ट विधि भी कहते हैं। याद रखिएगा इसका मतलब होता है कि आप देखिए, मैं पहले आपको बता ही दे रही हूँ, यहाँ पे दिया है। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है। लॉस्ट वैक्स तकनीक में सबसे पहले आपको जैसे भी प्रतिमा बनानी है आप मोम से ऐसी प्रतिमा को बना लेंगे। फिर उस चूंकि मोम काफी सॉफ्ट होता है आप उसको जैसा चाहे आकार दे सकते हैं, आप जैसा चाहे आकृति बना सकते हैं मोम से। तो मोम से सुंदर आकृति बनाई जाती थी। उस मोम से बनी सुंदर आकृति के ऊपर गीली चिकनी मिट्टी का मोटा सा लेयर लगा दिया जाता था और वो मिट्टी जो लगाया जाता था सेम उसी स्ट्रक्चर का बन जाता था जिस स्ट्रक्चर में आपने मोम की मूर्ति बनाई है। उसके बाद उसको सुखा दिया जाता था। मिट्टी सूखने के बाद हार्ड हो जाती थी,
उसके बाद उस मिट्टी का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसमें चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ होल कर दिया जाता था। होल करके उसको गर्म कर दिया जाता था। फिर मिट्टी के अंदर जो मोम होता था वो पिघल के उस रास्ते से बाहर निकल जाता था और एक खोखली मिट्टी की मूर्ति बनकर तैयार हो जाती थी। उसके बाद धातु को पिघलाकर उस खोखली मिट्टी के मूर्ति में भर दिया जाता था और ठंडा होने के बाद ऊपर के लेयर को सावधानी से तोड़ के निकाल दिया जाता था और फिर आपके पास एक बढ़िया मूर्ति होती थी जिसको आप साफ करके चमका करके आराम से बेच सकते थे या रख सकते थे घरों में। वही पद्धति यहाँ पे दिया है कि इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। ये पद्धति सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार देखा गया कि उन लोगों ने इस पद्धति का यूज करके धातु की सुंदर मूर्तियां बनाई थी। जैसे आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो से 10 इंच लंबी कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, वो मूर्ति इसी पद्धति के द्वारा बनाई गई थी जो आपके पूर्वजों ने बहुत पहले यूज किया था और ये पद्धति चोलों ने भी बड़े पैमाने पे यूज करके बेहतरीन कांसे की प्रतिमाएं बनाई हैं। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। मंदिर में जो बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया जाता है या बहुत ज़्यादा जो दान दक्षिणे किए जाते हैं वो पैसे ऐसे ही थोड़ी पड़े रहते हैं, उनका यूज किया जाता है। उस पैसे का साहूकारी के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि लोगों को सूद के रूप में पैसे देना, सूद पर पैसे देना जिससे इनकम प्राप्त हो। इसके अलावा व्यापार में इन्वेस्ट कराना जिससे उस पर और ज़्यादा मुनाफा मिले। तो देखिए जो मंदिर के कर्ता धर्ता होते थे जिन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया है, उस मंदिर से जो पैसे आते हैं उसका यूज वो अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। आज भी देखिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो मंदिर बनवा लेते हैं, अपने ब्लैक मनी को उसी के तहत वाइट कर लेते हैं और मंदिर से जो पैसे मिलते हैं उसको वो अलग तरीके से इन्वेस्ट करके फ़ायदा कमा लेते हैं। तो आज कल ये एक तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस भी हो गया है। वही कह रहा है कि सनह समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार, देखिए पुरोहित हैं, पुजारी हैं, कामगार हैं और इसके अलावा आपके शिल्पी हैं, व्यापारी हैं आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसने लगे। धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग मंदिर के आसपास बसने लगे। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो वहाँ पे तीर्थयात्री जो लोग आते थे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग उसके आसपास बसने लगे थे। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्लन स्वामिनी यानी कि भिलसा या विदिशा का मंदिर, ये कैसे बना है? ये जो आपका नगर है ये मंदिर की वजह से ही डेवलप हुआ। पहले मंदिर बने, फिर मंदिरों में बहुत सारे लोगों का आवागमन हुआ, फिर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग बसने लगे, फिर वहाँ पे लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वहाँ पे लोग और आके बसते बसते चले गए और फिर वो मंदिर जो है वो नगर कहलाने लगा। आगे कह रहा है कि इस तरह का भिल्लन स्वामिनी जो है ये भी है। गुजरात का जो सोमनाथ है ये भी मंदिर की वजह से डेवलप हुआ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण आपके मंदिर नगर भी हैं, जैसे तमिलनाडु का जो आपका कांचीपुरम है ये भी आपका मंदिर की वजह से डेवलप हुआ नगर है। मदुरै जो है ये भी मंदिर से डेवलप नगर है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति जो है ये भी मंदिर से ही डेवलप नगर है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सारे नगर मंदिरों की वजह से नगर के रूप में तब्दील हो गए हैं। आगे देखिए और भी बहुत सारी बातें हैं। कह रहा है तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। जो तीर्थ स्थल होते थे जहाँ पे लोग तीर्थ के लिए जाया करते थे, ऐसे स्थल भी नगर के रूप में तब्दील हो गए। जैसे देख लीजिए आपका वृंदावन, ये तीर्थ स्थल आपके उत्तर प्रदेश में है लेकिन आज ये एक नगर बन गया है। और आपका तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु में है, ऐसे नगर के दो उदाहरण हैं जो तीर्थ स्थल थे और बाद में वो नगर का रूप ले लिए। अजमेर देख लीजिए जो कि राजस्थान में है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया।
यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे धार्मिक और बाकी चीजों का यहाँ पे सह अस्तित्व पाया जाता, प्रशासनिक भी बना, राजनैतिक भी बना, धार्मिक भी है, तो ये चीज याद रखिएगा। प्रस्तुत करता है सूफी, प्रसिद्ध सूफी संत या जो सुप्रसिद्ध सूफी संत है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में भी है, तो ये देखिए धार्मिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। अध्याय 8 में आप इनके बारे में और विस्तार से देखेंगे। यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे, जो ये मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये 12वीं शताब्दी में यहाँ पे आके बस गए और उनके दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं सभी, कह रहा है कि दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। इनके जो दर्शन करने वाले लोग होते थे वो भी, और साथ ही इनके जो अनुयायी होते थे वो सभी पंथों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। छोटे नगरों का संजाल, 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांव से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी। देखिए ध्यान से देखिएगा, छोटे नगरों का संजाल कैसे डेवलप हुआ है। तो कह रहा है कि 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा। संभवतः उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? बड़े बड़े गांव से हुआ है छोटे छोटे नगरों का विकास। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका होती थी। मंडपिका जिसे आगे चल के हम मंडी का नाम दे देते हैं, जैसे फल मंडी, सब्जी मंडी, अनाज मंडी। तो ये क्या हो गया? एक बाजार बनने लगा। ये कैसे? इसी बाजार से आपके छोटे छोटे जो नगर हैं ये डेवलप हुए। तो ये बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा उसी को मंडपिका कहा जाता था, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। आज भी देखिए फल मंडी, सब्जी मंडी जहां भी होता है वहां अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपने उत्पाद को लेकर के बेचने आते हैं, उसे हम मंडी कहते हैं। और ये उस समय डेवलप हुआ और इसी मंडियों से छोटे छोटे नगरों का विकास हो गया। आगे कह रहा है कि उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकान एवं बाजार थे जिन्हें हट कहा जाता था। यानी कि इन मंडियों में कुछ ऐसी गलियां भी थी जिसे हट कहा जाता था या बाजार कहा जाता था। इसी हट से बाद में हाट, इसी को हाट कहा जाने लगा। हट को बाद में हाट कहा जाने लगा। अभी भी लोग कहते हैं ना बाजार हाट, तो बाजार हाट क्या है? उसी आपके जो मतलब मंडी है उसी का गली या कहिए कि एक हिस्सा, जिसको हम कहा करते थे या आज भी हाट कहते हैं या बाजार कहते हैं। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हार और तैलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों और सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। आप देखेंगे मंडी में बहुत सारे बाजार होते हैं। मंडी में भी अलग अलग गली में अलग अलग तरह की चीजें बिकती हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हैं। कह रहा है कुछ व्यापारी तो नगर में अस्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आज भी देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके शहर में बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो वहीं पर रह के व्यापार करते हैं, सामान को मंगाते हैं और बेचते हैं। लेकिन कुछ व्यापारी आपको ऐसे भी मिलेंगे जो दूसरी जगह से सामान लाके यहाँ बेचेंगे, यहाँ से सामान ले जाके कहीं और बेचेंगे, जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदेंगे, जहाँ महंगा मिलेगा वहाँ पे बेचेंगे। ऐसा प्राचीन काल में ही नहीं, आज भी देखने को मिलता है। दो तरह के व्यापारी हुआ करते हैं, एक अस्थायी रहकर बेचने वाले और दूसरा घूमते रहते हैं। आगे कह रहा है कि आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़ा, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। दूर दराज से बहुत सारे व्यापारी भी आते थे जो ऐसी चीजों को बेचने के लिए आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके यहाँ दिखाया हुआ फिगर भी दिखाया है किस तरह से लोग बाजार हाट या व्यापार किया करते थे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, हम उन्हें भी देखते चलेंगे। आगे देख लीजिए, आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या उनके आसपास किले बंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। देखिए आमतौर पर जो पावरफुल होते थे लोग, ऐसे सामंत लोग जो होते थे वो क्या करते थे, ये नगरों के आसपास अपने किले बंदी वाले महल बना लिया करते थे और ये व्यापारियों से, शिल्पकारों से टैक्स लिया करते थे। आज भी देखिए
अब तो खैर सरकार है, लेकिन जब राजा हुआ करते थे या नवाब हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, तो स्थानीय स्तर पे किसानों से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से, सभी से ये इनकम लिया करते थे टैक्स के रूप में। तो देखिए यहाँ पे जमींदार भी हैं जो कि सामंत, व्यापारी, शिल्पकार और तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे, और कभी कभी इन करों के संग्रह का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। यानी कि कभी कभी ये कर खुद इकट्ठा करते थे, कभी कभी ये कर का बोझ दूसरों के ऊपर डाल देते थे या बड़े लोगों के ऊपर, कि आप या कहिए कि मंदिर के ऊपर डाल देते थे। जो मंदिर वो स्वयं बनाते थे, वो मंदिर के लोग उस कर को इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करने के बाद उस व्यक्ति को दे देते थे या उस मंदिर के द्वारा फिर इन्वेस्ट कर लिया जाता था। आगे कह रहा है ऐसे अधिकारों का उल्लंघन अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे अधिकारों का उल्लंघन भी किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। आगे कह रहा है बाजारों पर कर, कह रहा है यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। ऐसी चीजों पे भी कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीजें बेचने वालों पर और असवाकों पर, साथ ही तेल, पशुचारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। यानी कि सभी चीजों पे कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में और कुछ अन्य नगद रूप में वसूले जाते थे। कुछ टैक्स नगद लिए जाते थे और कुछ वस्तु के रूप में लोगों से वसूल किया जाता था, लेकिन टैक्स सभी को देना पड़ता था। ये चीज याद रखेंगे। और यहाँ पे कुछ खास बातें नहीं है। आज के बाजार का उस समय के बाजार से तुलना करनी है। बड़े और छोटे व्यापारी, देखिए आपके सामने हैं बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी आते थे। बंजारे, देखिए ये आईएएस में क्वेश्चन आया है कि बंजारे क्या थे? बंजारे व्यापारी थे। ये घूम घूम करके स्थानीय उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह बेचकर मुनाफा कमाते थे। साथ ही अपने द्वारा भी बनाई गई बहुत सारी वस्तुओं को बेच करके पैसा कमाया करते थे। तो बंजारे क्या है? ये व्यापारी हैं। आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। और देखिए आपके नेट मतलब इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे। बहुत सारे व्यापारी, खास करके जो घोड़ों के व्यापारी होते थे, ये अपने संघ बनाते थे। क्योंकि भारत में ऐसा माना जाता है अच्छे नस्ल के घोड़े नहीं मिलते थे, इसलिए हम घोड़े बाहर से बड़े पैमाने पे मंगाते थे और इन घोड़ों के ऊपर हम बहुत ज्यादा पैसा भी लगाते थे। आगे कह रहा है जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। इन लोगों का एक मुखिया होता था और जो व्यक्ति घोड़ा खरीदना चाहता था वो मुखिया उनसे बात करता था, इन सब का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि एक तरीके से कि एक संघ है, संगठन है, जिसमें एक मेन व्यक्ति है जो सबसे बात करेगा कि आपको कितने घोड़े चाहिए, कैसे घोड़े चाहिए, और इस तरह से घोड़े की खरीद बिक्री होती थी। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। क्योंकि जो व्यापारी थे वो अनेक राज्यों से और जंगलों से होकर गुजरते थे, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। जो व्यापारी होते थे ये कई राज्यों से गुजरते थे, बहुत सारे जंगलों से गुजरते थे। आज की जैसे आबादी नहीं थी, आज के जैसे नगर नहीं थे, आज की जैसे इतनी जनसंख्या, इतनी व्यवस्था नहीं थी। ज्यादातर इलाके पहाड़, पर्वत और जंगलों से घिरे हुए होते थे, जिसमें डाकू, खूंखार जानवर हो सकते थे, लूटपाट कर सकते थे, हानि पहुंचा सकते थे। ऐसे लोगों से या ऐसी चीजों से सुरक्षा के लिए ये लोग साथ में कारवां के साथ चलते थे, काफिले में चलते थे, ताकि सब लोग साथ में रहेंगे तो मुसीबत का सामना कर पाएंगे। इस तरह से लोग क्या कर रहे, काफिला बना करके चलते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे। व्यापार संघ को क्या कहा जाता था? गिल्ड। दक्षिण भारत में कह रहा है कि जो व्यापार संघ बना रहे हैं, इस तरह के अस्तित्व का दक्षिण भारत में क्या हाल है? कह रहा दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे जिनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। ये देखिए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि विदेशों के साथ व्यापार कौन करते थे? देश विदेश यानी कि अपने देश के बाहर अन्य देशों से व्यापार कौन कर रहे हैं? नाना देशी यानी कि अलग अलग देशों में विचरण भ्रमण करने वाले दक्षिण भारत के ये देखिए व्यापारिक संघ है। ये भी क्वेश्चन आया है कि दक्षिण भारत में मणिग्रामम और नाना देशी क्या थे? व्यापारिक संघ है जो विभिन्न देशों के साथ और अपने देश में भी व्यापार का काम कर रहे हैं।
ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि दोनों जगह पे देश के भीतर भी व्यापार कर रहे हैं और दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, इन क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे हैं तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे ये लोग। इसके अलावा चेट्टियार, ये देखिए क्वेश्चन ये भी आया है, चेट्टियार कौन है, और मारवाड़ी, इसके अलावा ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया तथा और मुस्लिम बोहरा, ये क्वेश्चन आया है कि बोहरा कौन थे, ये आपके गुजराती व्यापारी हैं जो कि मुस्लिम हैं। दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन से व्यापार किया करते थे। ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा लोग क्या कर रहे हैं, चीन से भी व्यापार कर रहे हैं। इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ये देखिए पूरे लगभग दक्षिण पूर्व एशिया, चाइना के साथ और अन्य क्षेत्रों में भी इनका व्यापार का काम चल रहा है। काफी बढ़िया काम है एक तरीके से कि हमारी उन्नत अर्थव्यवस्था थी, जो व्यापार था वो भारतीयों के लिए बढ़िया था। व्यापार संतुलन भारतीयों के पक्ष में है, एंशिएंट काल में भी और देखिए मेडुअल काल में भी। तो देखिए अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते भी थे भारत में। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। जो आपका पश्चिम तटीय इलाका है ना, जिसमें आपका केरल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, इन क्षेत्रों में जो शुरुआती ईसाई हैं वो कहाँ से आए हैं, ये क्वेश्चन आता है कि केरल में पाए जाने वाले प्राचीन काल के जो ईसाई हैं ये कहाँ के थे। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये कहाँ के हैं, तो आपके कहाँ से आए हुए हैं, आपके अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई। देखिए कहाँ के हैं, सीरियाई। विशेष रूप से ईसाई बस गए थे आपके पश्चिमी तटों पर। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। ये कह रहा है कि जो आपके भारतीय जो व्यापारी हैं, जो लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय व्यापारी जो हैं, ये मसाले बेचते थे, कपड़े बेचते थे और इनको इतालवी, जो इटली के जो व्यापारी होते थे, ये खरीद लेते थे। खरीदने के बाद क्या करते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। हमारे यहाँ के व्यापारी कपड़े, मसाले, अन्य वस्तुओं को भारत से ले जाकर के लाल सागर तक पहुंचाते थे। क्योंकि लाल सागर से भूमध्य सागर में तब स्वेज नहर नहीं था, तो वहां तक ये लेके जाते थे। वहां से इटली के व्यापारी इनसे उन सामानों को खरीद लेते थे और वो ले जाकर के यूरोप में बेचते थे और उनको भी मुनाफा मिलता था। आगे कह रहा है उनसे बाजार में बहुत लाभ होता था। इससे क्या होता था, उनको बाजार में बहुत लाभ मिलता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, खास करके काली मिर्च जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है, और दाल चीनी, ये सब क्या है, गरम मसाले हैं। जायफल और सौंठ, ये सब गरम मसाले हैं जो कि गर्म करने के काम आते हैं, चीज़ों को गर्म रखते हैं, लंबे समय तक खराब नहीं होने देते हैं, ये संरक्षित किए जाते हैं वस्तुओं को इनका यूज करके। यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। इन सारे मसालों का यूरोपीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा डिमांड था, जो भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु होने की वजह से बड़े पैमाने पे पाए जाते थे। आगे कह रहा है भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। हमारे यहाँ का कॉटन वस्त्र जो है ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया, अच्छी क्वालिटी का होता था। इसका पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता था। यहाँ तक कि एंशियन आपका काल हो या मिडवल काल हो या मॉडर्न काल हो, आधुनिक भारत में अंग्रेजों के टाइम तक हमारे कॉटन के वस्त्र इंग्लैंड के हर चीज़ के काम में यूज आते थे, चाहे वो टेबल क्लॉथ हो या पर्दे हो या पहनने के कपड़े हो, हर तरह के उनके कपड़े भारत से ही बने होते थे। ये इतने ज़्यादा सुंदर, आकर्षक और साथ ही गुणवत्ता वाले होते थे। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। ये चीज़ें, मसाले, कपड़े, यही चीज़ें हैं
जो यूरोपीय भारत को इतनी दूर भारत तक खींच करके लेके आती थी, यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वास्को डी गामा अपनी जान पे खेलकर पानी के रास्ते को ढूंढते हैं भारत तक पहुंचने के लिए। यही वो चीज़ें हैं जिस पर अरेबियन कंट्रीज अपने प्रभुत्व को स्थापित करके अच्छा खासा मुनाफा सदियों तक कमाते रहे। यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका देश लंबे समय तक अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और ऐसे लोगों को झेला और गुलामी के एक तरीके से कहिए कि दंश को सहा है। तो आगे बढ़ते हैं। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों के रूप किस प्रकार से बदलते गए, इनके बारे में भी हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। समय के साथ नगरों का रूप भी बदलता गया, व्यापार का स्वरूप भी बदलता गया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं काबुल। काबुल से क्या बातें हैं जो हमें काबुल के बारे में जाननी है। आप सभी को पता है कि काबुल आपके वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान का आपका ये बढ़िया नगर है काबुल। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार, ये देखिए काबुल और कांधार काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपने पढ़ा भी है। सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े थे, साथ ही घोड़ों का व्यापार भी। देखिए काबुल और कांधार से बड़े पैमाने पे घोड़ों का व्यापार होता था। मध्य एशिया के जो घोड़े होते थे, अरेबियन कंट्रीज के जो घोड़े होते थे, वो बहुत अच्छे नस्ल के होते थे और हमारे यहाँ उनका बहुत ज़्यादा डिमांड होता था। हम लोग सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी पे इन्वेस्ट करते थे तो घोड़ों को खरीदने पर। मार्को पोलो ने लिखा है कि भारतीयों का बहुत ज़्यादा पैसा घोड़ों के आयात पे खर्चा हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये देखकर मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि भारतीय इतना पैसा घोड़ों के आयात पे बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे किस्म के घोड़े नहीं मिलते, ऐसा बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी कहा है। मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर के अनुमान लगाया था। ये देखिए आपके ट्रेवेनियर जो आए हैं, ये आपके ब्रिटिश काल में आए हैं, ये सौदागर हैं और किसके, हीरो के सौदागर हैं, व्यापारी हैं। था कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता था। उस समय का ये 30,000 वर्तमान के 30 करोड़ से भी ज्यादा है। उस समय काबुल से देख लीजिए 30,000 रुपए का घोड़ा प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ खरीदे जाते थे, आयात किए जाते थे। वही कह रहा है काबुल में घोड़े का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपए का होता था। इतना ज्यादा वहाँ पे घोड़े खरीदे बेचे जाते थे। घोड़ों का बढ़िया मंडी था, व्यापार था काबुल में, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे और साथ ही खजूर और इसके अलावा गलीचे और रेशमी कपड़े तथा और या कहीं और ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ से गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। जो आपका काबुल है, यहाँ से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या खास बातें हैं जो हमें जाननी है। कह रहा है बीदर, नगरों में शिल्प। नगरों में शिल्प, कौन कौन से नगर अपनी शिल्प के लिए जाने जाते थे, ये देखिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन से नगर में कौन से शिल्प का डेवलपमेंट हुआ था या कौन सा नगर कौन से शिल्प के लिए विख्यात है। बीदर के शिल्पकार, बीदर आप सभी को पता है कि दक्कन के क्षेत्र का है। बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर नाम सुना है आपने। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम करने के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इन शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। यहाँ के जो बीदर के लोग हैं या शिल्पकार हैं, ये तांबे चांदी में जो तांबे की बर्तन होते हैं या तांबे की वस्तुएं होती हैं, चांदी की वस्तुएं होती हैं, उस पर ये जड़ाई का काम किया करते थे और उसके लिए इतना ज्यादा ये प्रसिद्ध था कि इसको बीदरी कहा जाने लगा। याद रखिएगा, बीदरी नाम पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा, पांचाल में 5 अलग अलग व्यापार करने वाले लोगों को मिला के कहा गया है। तो पांचाल में कौन कौन शामिल हैं? पांचाल में शामिल हैं आपके विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें कौन कौन आते हैं? पहला है सुनार, दूसरा है कसेरे, तीसरा है लोहार, चौथा है राजमिस्त्री और पांचवा है बढ़ई। बढ़ई लकड़ी का काम करता है, सुनार सोने का काम करता है, कसेरे बर्तन वगैरह का काम करते हैं, लोहार लोहे का काम करता है, राजमिस्त्री घर वगैरह बनाने का काम करता है। ये सारे लोग मिल करके क्या कहलाते थे? पांचाल कहलाते थे, जो विश्वकर्मा समुदाय के हैं।
मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसके अलावा क्या क्या बनाएंगे, राजमहल में भी इन सब की जरूरत लगेगी, बड़े बड़े भवन बनाने के लिए भी लगेगा, तालाब और जलाशय बनाने के लिए भी इनकी आवश्यकता हुआ करती थी। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। देखिए ये बुनकर हैं, ये क्वेश्चन आ जाए कि कैकोलार कौन थे या सालियार कौन थे दक्षिण भारत में या आपके चोल काल में, तो ये क्या है, समृद्धशाली बुनकर हैं। ऐसे बुनकर जो काफी समृद्धशाली होते थे उनको सालियार या कैकोलार कहा जाता था। आगे कह रहा है और वे मंदिरों को भारी दान भी देते थे, दक्षिणा भी देते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को जो है धुनाई करना, सूत की कताई करना, कलर करना, ये सारी चीजें भी किया करते थे। स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे जिसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। इस तरह के काम किए जा रहे थे और जो कि स्वतंत्र व्यवसाय बन गया और जिसके लिए बेहतरीन कलाकारों की जरूरत होती थी। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिजाइन, उस समय कैसे कैसे बनाई जाती थी चीजें आपके देश में। काफी समृद्ध था आपका देश हर क्षेत्र में। ऐसे ही नहीं, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हर तरह के कलाकृतियों में हर तरह की समृद्धि थी हमारे यहाँ। शहरों के बदलते हुए भाग्य शहरों के कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद जो कि गुजरात में है जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। अहमदाबाद आज भी आपका टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन तंजावुर, जिसको तंजौर कहते हैं, जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। जैसे जैसे दूसरे नगरों का विस्तार हो रहा, दूसरे नगरों का महत्व बढ़ रहा, वैसे जो प्राचीन नगर है उनका महत्व घटता चला गया। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था और वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में नहीं टिक पाए। ये देखिए इंग्लैंड से बनाकर जब मिल से बने हुए कपड़े आने लगे, फैक्ट्री के कपड़े आने लगे, तो हमारे यहाँ के जो बुनकर हैं इनका जो सितारा है वो डूब गया, इनका जो कारोबार था वो नष्ट हो गया और धीरे धीरे यहाँ से इनका पतन प्रारंभ हुआ और फिर इनके यहाँ दरिद्रता आनी शुरू हो गई थी। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इंग्लैंड का कारखाना। आगे बढ़ते हैं, हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत नजदीक से एक नजर। चलिए देखेंगे हम लोग, हम्पी को देखेंगे, सूरत को देखेंगे और साथ ही देखेंगे मछलीपट्टनम को। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी आप सभी को पता है विजयनगर राज्य की राजधानी थी हम्पी। आज भी वो अपनी प्राचीनता को संजोए हुए हैं, अभी भी उसको संरक्षण दिया गया है। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में है। कहाँ पे है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटी में। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। इस नगर का जो किलेबंदी किया गया था, जो चार दीवारी बनाई गई थी, वो उच्च कोटि की थी, ऐसा उसको देख के आज भी पता चलता है। कह रहा है कि किले की दीवारों के निर्माण में, ये देखिए आईएएस में क्वेश्चन आया कि किले के दीवारों के निर्माण में दिया था कि चूने और गारे का उपयोग किया गया था। उल्टा स्टेटमेंट दिया था, यहाँ के किले की जो दीवार है उसके निर्माण में गारे, चूने जैसी किसी भी चीज का उपयोग जोड़ने के लिए नहीं किया गया था। आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, गारे का, चूने का उस दीवार को जोड़ने के लिए बिल्कुल कहीं उपयोग नहीं हुआ, ऐसा कोई मसाला यूज नहीं किया गया है, बल्कि वहां पे एक जो आपके पत्थर हैं उनको एक दूसरे से जोड़ जोड़ के एक दूसरे में फंसा करके बनाया गया है। जो खंडहर आज भी मौजूद है, उनकी दीवारें आज भी नहीं गिरी, बिना चूने और बिना मसाले के एक दूसरे में गूंथ करके या फंसा करके बनाया गया। वही कह रहा है कि शिलाखंडों को आपस में फंसा कर या गूंथ करके बनाया गया था, जो आज भी मौजूद है, आज भी ये नहीं टूटे हैं। ये देखिए आपके दिया हुआ है यहाँ पे हम्पी के दीवारों का चित्र, जिसमें पत्थरों को आपस में गूंथा गया है, आपस में फंसाया गया, जिसकी वजह से दीवार आज भी खड़े हैं, गिरे नहीं है। इसमें किसी भी तरह के गारे, चूने या मसाले का यूज नहीं किया गया है। आगे देखिए कह रहा है, महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए
एक किलेबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस या इसी को डोमिंगो पायस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि डोमिंगो पायस कहाँ का यात्री था, पुर्तगाली है, ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया है। हम्पी नगर का वर्णन डोमिंगो पायस ने किया है, जो कि पुर्तगाल से आए हैं। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगीरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। ये देखिए, ये नगर का जो वर्णन है ये किया है डोमिंगो पायस ने कि कितना सुंदर है हम्पी नगर और उसके भवन, उसके बारे में इसने वर्णन किया है। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। जो आपका हम्पी के नगर है, भवन है, ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इन भवनों में क्या है, मेहराब भी हैं और गुंबद भी। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो मेहराब होते हैं वो खिड़की के दरवाजे के ऊपर भी होते हैं और भवनों के दरवाजे में भी होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दरवाजा है, तो यहाँ पे जो इस तरह से बनते हैं इसको मेहराब करते हैं। अब ये आपका इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से खड़े वाले भी हो सकते हैं। गोथिक कला में आप इस तरह के खड़े मेहराब देखेंगे। इस तरह के मेहराब और गुंबद का उपयोग किया गया है विजयनगर के भवनों में। आगे कह रहा, वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बनाए गए थे। आले मतलब होता है ताखे। ताखे मतलब होता है कि दीवारों में जगह जगह ऐसे खाना बना देना, स्पेस बना देना, जगह बना देना जिसमें मूर्तियां रखी जा सके, ऐसे आले भी बनाए गए थे। वहां सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाली मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। कह रहा है कि शुरुआत में 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। उस समय जो ये हम्पी है, ये काफी समृद्ध नगर था, काफी समृद्ध वाणिज्यिक केंद्र भी था, सांस्कृतिक केंद्र भी था, और यहाँ पे इस तरह की चीजों की वजह से काफी चहल पहल बनी रहती थी। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंट का जमघट लगा रहता था। यानी कि विदेशियों के जो एजेंट होते हैं व्यापारियों के, ऐसे बहुत सारे एजेंट यहाँ पे होते थे जो सस्ते में वस्तुएं उनको उपलब्ध कराते थे और उनसे कमीशन प्राप्त किया करते थे। ऐसे बहुत सारे व्यापारियों के एजेंट हम्पी में देखने को मिलते थे। आगे कह रहा, मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष, जो कि शिव भगवान को समर्पित है, मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्ष में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। आप सभी को पता होगा कि जो देवदासियां हैं, ये मंदिर में दान की गई वो लड़कियां होती थी, जिन्हें बचपन में ही मंदिरों को दान कर दिया जाता था मंदिर की देखभाल के लिए या मंदिर के भगवान की सेवा करने के लिए। ऐसे ही लड़कियों को देवदासी कहा जाता था और ये देवदासियां मंदिर में नृत्य किया करती थी, लोगों के सामने भी, राजाओं के सामने भी, अन्य लोगों के सामने भी। आगे कह रहा है कि मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्ष में देव प्रतिमा होती थी, राजा तथा प्रजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी देवदासियां। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। हम्पी का उस समय का महत्वपूर्ण पर्व क्या है? महानवमी था, जिसे वर्तमान में नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ये हम्पी का प्राचीन काल का त्योहार है, ये चीज याद रखिएगा। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है, जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे। महानवमी के समय जिस मंच पे राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे, पुरातत्वविदों ने उस मंच को ढूंढ निकाला है, ये यहाँ पे कह रहा है। आगे देखिए, कुछ और भी बातें हैं जो आपको जाननी है और आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, प्रत्येक पैरा से आयोग ने कोई ना कोई क्वेश्चन बनाया है, बशर्ते आपके पढ़ने का तरीका ऐसा हो कि आप हर उस पॉइंट को ध्यान दे सके जो आपके लिए मददगार साबित हो।
कह रहा है कि अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करते थे। राजा क्या करते थे, जो अधीनस्थ व्यक्ति होते थे, उनके आसपास के समकक्ष व्यक्ति होते थे, उनसे राजा नजराने लिया करते थे, उपहार लिया करते थे। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत तथा मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करते थे। राजा नृत्य भी देखते थे, संगीत भी देखते थे और मल्लयुद्ध मतलब जहाँ पे बिना हथियार के लोग एक दूसरे से युद्ध करते हैं, उसको मल्लयुद्ध कहा जाता है। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। मैंने आप लोगों को पहले की क्लास में बताया है कि 1665 ईस्वी में बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ था, जिसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। 1565 में राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ, जिसको बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पतन की तरफ अग्रसर कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर ये सभी लोग मिले हुए थे। यहाँ पे हालांकि बरार शामिल नहीं था। ये चारों लोगों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य को हराया था और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार, ये देखिए क्वेश्चन आता है कि पश्चिम का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, सूरत को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कह रहा है कि सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज के खंभात को उस समय कैम्बे कहा जाता था। कैम्बे और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। जो आपका सूरत है ये आपके प्राचीन टाइम में एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर बन गया था। बंदरगाह नगर भी है, व्यापारिक नगर भी है, याद रखिएगा, आर्थिक केंद्र, वाणिज्यिक केंद्र है। गुजरात के पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र था या बन गया। सूरत और मूज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत मुख्य द्वार है कहाँ के लिए, आपके ओरमुज की खाड़ी। ओरमुज आपने देखा होगा, जल संधि फारस की जो आपकी खाड़ी है वहां पे देखने को मिलता, ओरमुज जल संधि। यहाँ से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था सूरत। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। ये आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता है या बाबुल मक्का किसे कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबुल मक्का किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आया है, कई बार आयोग ने पूछा है। बाबुल मक्का या मक्का का प्रस्थान द्वार, ये दोनों किसे कहा जाता है, सूरत को कहा जाता है। क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। क्यों कहा जाता है मक्का का प्रस्थान द्वार, क्योंकि ज्यादातर जो हज यात्री होते थे वो यहीं से ही हज के लिए रवाना हुआ करते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर है। सर्वदेशीय मतलब जहाँ पे सभी देशों से लोगों का आवागमन होता था, जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों और डचों और अंग्रेजों के कारखाने होते थे और साथ ही माल गोदाम भी हुआ करता था। माल गोदाम में वो अपने वस्तुओं को स्टोर करते थे, वहां से बाहर भेजते भी थे, बाहर से जो मंगाते थे वहां पे उसको ला करके भारत के अंदर बेचते भी थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 1 से ज्यादा जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डालते हैं। ये जो हैं आपके यात्री, ये क्या लिख रहे हैं, इतिहासकार हैं ओरिंगटन, ये कह रहे हैं कि किसी भी समय पर सूरत में अलग अलग देशों के जो व्यापारी हैं, जो आने वाले मतलब बेचने वाले लोग हैं, ये लोग अपना लंगर डाला करते थे, यानी कि नाव को रोकते थे और फिर वहां पे आयात निर्यात के लिए खरीद बिक्री करते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जो कि जरी की होती थी के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत आज भी आपके हीरे के कटाई के लिए फेमस नगर है। सूरत आज भी वस्त्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नगर है। तो सूरत में उस समय भी कपड़े का बुनाई भी काम हो रहा है, साथ ही धातुओं के काम भी हो रहे हैं, आयात निर्यात भी किया जा रहा है और उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी।
उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियां, ये देखिए क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है, पीसीएस में भी पूछा गया कि सूरत की जो हुंडियां हैं ये कहाँ कहाँ चलती थी। तो सूरत से जो हुंडी जारी की जाती थी, हुंडी मतलब होता है चेक, जैसे वर्तमान में चेक जारी करते हैं व्यापारी लोग या आपके जो बैंक होते हैं, ऐसे ही उस समय व्यापारी लोग भी क्या करते थे, हुंडियां जारी करते थे। और ये हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में भी चलता था, मिस्र के काहिरा में भी ये हुंडी चलती थी, इराक के बसरा में भी ये हुंडी चलती थी, और बेल्जियम के एंटवर्प के बाजारों में भी इस हुंडी को मान्यता दिया गया था, ये चीज याद रखिएगा। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधःपतन प्रारंभ हो गया, लेकिन सूरत का भी पतन हो गया। कब हुआ है? 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का पतन भी प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। पहला कारण मुगल साम्राज्य के पतन। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण भी सूरत का जो बंदरगाह नगर है या जो वाणिज्य है, जो व्यापार है, जो इस समृद्धि है, ये इसका समाप्त हुआ। पहला रीजन तो हो गया मुगलों का पतन। साथ ही कह रहा है कि और क्या बातें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, तथा उत्पादन की हानि। उत्पादन जो होता था अब उसका डिमांड घटने लगा तो हानि होने लगी। इसके अलावा पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर लिया गया, जिससे आयात निर्यात अब काफी कम हो गया, इसकी वजह से भी सूरत का पतन हुआ। और बम्बई, बगल में बम्बई का डेवलपमेंट हो गया और उसने सूरत को एक तरीके से पीछे छोड़ करके आगे निकल गया सूरत की प्रतिस्पर्धा में। तो एक तरीके से देखिए, जब किसी का चरमोत्कर्ष आता है तो उसका पतन भी होता है, और उसके लिए रीजन चाहे जो भी हो। तो सूरत के पतन के लिए 3-4 महत्वपूर्ण रीजन है जो जिम्मेदार हैं। आगे कह रहा है कि ये सब प्रतिस्पर्धा की वजह से समस्या हो रही है। जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था, अंग्रेजों ने इसको अपना मुख्यालय बनाया और इस नगर का बहुत तेजी से विकास हो गया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है, लेकिन आज भी जो सूरत है एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक नगर के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश का एक समृद्ध बंदरगाह नगर है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। 17वीं शताब्दी में ये नगर काफी महत्वपूर्ण हो गया था, बहुत अलग अलग तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था मसूलीपट्टनम में। आगे कह रहा है हॉलैंड, जिसको वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, और इंग्लैंड, दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र प्रदेश या आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। क्योंकि तभी आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था, इसीलिए इस पर हॉलैंड और इंग्लैंड के जो व्यापारी हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपना कंट्रोल और नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों, ये क्वेश्चन आया कि मसूलीपट्टनम का जो किला है ये किसने बनवाया है? हॉलैंड वासियों ने बनवाया है, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। अब आपका अगला पॉइंट है मछुआरों का एक गरीब नगर। मछुआरों का एक गरीब नगर, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम बेथवर्ड ने 1620 ईस्वी में इस शब्द में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है। ये एक व्यक्ति हैं जो इंग्लैंड के गुमास्ते हैं, गुमास्ते मीन्स होते हैं एजेंट। इन्होंने कुछ शब्दों में वर्णन किया है मसूलीपट्टनम का। देख लीजिए इन्होंने किस तरह से उस समय के मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है। गोलकुंडा वर्तमान के आंध्र प्रदेश को प्राचीन काल में गोलकुंडा के नाम से जाना जाता था, जिसका प्रमुख जो आपका पत्तन नगर है वो है मसूलीपट्टनम, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ, ना ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था, आगे चलकर यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए
निवास की व्यवस्था करता है। यानी कि ये काफ़ी मतलब जो है इन्होंने गंदा नगर के रूप में इसका वर्णन किया हुआ है, लेकिन ये इंग्लैंड वालों की और हॉलैंड वालों की वजह से ये नगर काफ़ी डेवलप किया, लेकिन धीरे धीरे करके फिर इसका भी पतन हो गया था। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। यानी कि वहाँ के जो शासक हैं, कुतुबशाही राजवंश के शासक, उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए ताकि वहाँ के बाजारों का पूरा तरह से जो कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और हॉलैंड वासियों के हाथ में ना चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। देखिए, मुगलों का भी यहाँ तक क्षेत्र विस्तार हो गया था। आपने देखा था गोलकुंडा, बीजापुर को जीतने का प्रयास अकबर ने भी किया, लेकिन पूरी तरह से सफलता औरंगजेब को प्राप्त हुई थी। यहाँ पे जब मीर जुमला का अधिकार हुआ या मीर जुमला यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित करने में कामयाब रहे, तो उन्होंने यहाँ के जो मतलब व्यापारी हैं हॉलैंड और इंग्लैंड के, इनको आपस में ही लड़ाने का प्रयास किया था। ये स्वयं भी एक सौदागर हैं, ये भी याद रखिएगा। हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये चीज याद रखिएगा, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 86-87। या अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रहे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करे। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई कहलाता है, कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता कहलाता है, और मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधः पतन हो गया और अब वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर के रूप से अधिक मतलब से ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि पहले ही बहुत समृद्ध नगर है, पत्तन नगर है, जहाँ पे हॉलैंड, इंग्लैंड के व्यापारी आते हैं, लंगर डालते हैं और बहुत बढ़िया व्यापारिक केंद्र है। लेकिन जब मुगलों का अधिकार हुआ और मीर जुमला ने इन दोनों को आपस में लड़ाया, तो इन लोगों ने दूसरे जो क्षेत्र हैं वो तलाशने शुरू किए, दूसरे ऑप्शन तलाशने शुरू किए और ऑप्शन के रूप में इनको मिला मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और इन लोगों ने इन क्षेत्रों में अपना वाणिज्य और अपना व्यापार और अपनी बाकी चीज़ों की गतिविधियां बढ़ा दी। धीरे धीरे करके मसूलीपट्टनम की समृद्धि, उसका व्यापार, उसकी सारी चीज़ें समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने समृद्धि बढ़ाई थी उन लोगों ने अपने लिए दूसरे ऑप्शन, दूसरी जगह का तलाश कर लिया था। आगे देखिए, नए नगर और व्यापारी। नए नगर और व्यापारी क्या हैं ये? 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। 16वीं 17वीं जो आपकी शताब्दी है, खास करके 16वीं शताब्दी में जो यूरोपीय कंट्रीज के लोग हैं उन्हें भारत के मसालों का, भारत के सूती कपड़ों का बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा डिमांड था और इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने वो हर काम किए जिससे उनको ये सारी चीज़ें आसानी से प्राप्त हो सके। कह रहा है कि जो यूरोप और पश्चिमी एशियाई दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे, अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल जो गफूर हैं और बीरजी बोहरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। यानी कि शुरुआती दौर में इन यूरोपीय कंपनियों को, यूरोपीय लोगों को रोकने का काम किया हमारे यहाँ के व्यापारियों ने। और वो कौन थे? मुल्ला अब्दुल गफूर और बीरजी बोहरा। ये कुछ बड़े भारतीय व्यापारी थे जिन्होंने यूरोपीय कंट्रीज के व्यापारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। लास्ट में क्या हुआ?
भारतीय व्यापारियों ने प्रयास किया कि यूरोपीय कंट्रीज के व्यापारियों का प्रभुत्व भारत के मार्केट में स्थापित ना हो। इसके लिए स्थानीय स्तर के व्यापारियों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। लास्ट में यूरोपीय कंट्रीज ने नौसेना का प्रयोग करते हुए हमारे यहाँ के व्यापार पर कंट्रोल स्थापित कर लिया और हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं वो इन कंपनियों के एजेंट बन करके रह गए और वो सामानों को उनको उपलब्ध कराने लगे। भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। लास्ट में सभी कंपनियों में प्रतिद्वंदिता हुई, इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इस प्रतिद्वंदिता में आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज सफल रहे। इनकी कूटनीति, इनकी नौसैन्य शक्ति और इनकी सरकार का सपोर्ट इनको आगे ले जाने में काफी मदद किया और जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ के वाणिज्य, यहाँ की राजनीति, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पूरा कंट्रोल कर लिया और बाकी कंपनियों को भारत से निर्वासित कर दिया या उनको भारत छोड़ के जाना पड़ा था। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई का काम शुरू किया, बुनाई का शुरू किया, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक रूप से विश्व में इनका डिमांड था। हमारे यहाँ के जो वस्त्र हैं, इनका रूप, रंग, इनके डिजाइन का विश्व में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करता था। आगे कह रहा है कि परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए वो कपड़ा बुनना, मतलब उनको कपड़ा बुनना होता था। यानी कि हमारे वस्त्रों का डिमांड तो बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के वस्त्र काफी आकर्षक हैं, उनकी क्वालिटीज अच्छे हैं, उनका डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन शिल्पियों की स्थिति खराब होने लगी। रीजन क्या है? ये लोग एग्रीमेंट करने लगे, यानी कि जो व्यापारी हैं वो पहले से एग्रीमेंट कर लिया करते थे शिल्पी जनों से कि आप हमें लिखित रूप में दीजिए कि आप इतना माल इतने पैसे में इस समय पे उपलब्ध कराएंगे। यानी कि समय भी वो निर्धारित करते थे, माल की क्वांटिटी भी वो निर्धारित करते थे और माल का क्वालिटी, क्वांटिटी, समय सब कुछ उनके हाथ में होता था। ये एक तरीके से बाध्यकारी हो गए उनके सामान को, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसीलिए जो हमारे यहाँ के बुनकर हैं, इनका स्थिति खराब हुआ। इसी से निकला था ददनी प्रथा। आपने नाम सुना होगा ददनी प्रथा। ददनी प्रथा वही है जहाँ पे कारीगरों के साथ पहले से ही एग्रीमेंट कर लिया जाता था कि वो निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में इस वस्तु को उपलब्ध कराएंगे और उसी कीमत में उपलब्ध कराएंगे जितने में एग्रीमेंट हुआ है। चाहे वस्तु आगे महंगी हो या सस्ती हो, उसका मुनाफा उन्हें नहीं मिलता था। और अगर वो निश्चित समय पे निश्चित मात्रा में वो सारी चीजें नहीं उपलब्ध कराते थे तो उनको मारा पीटा जाता था, उनको सजा भी दिया जाता था। और ये चीजें आगे चल के इतनी बढ़ गई कि हमारे यहाँ के जो बुनकर हैं, जो शिल्पकार हैं, जो इस तरह के लोग हैं, इनको इतना नुकसान होने लगा कि इन्होंने मजबूरी में अपना अंगूठा ही काट दिया, क्योंकि अंगूठा ही लगवा लेते थे और फिर वो काम उनको पूरा करना होता था। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अंगूठे तक काट दिए थे। ये प्रथा ददनी प्रथा कहलाई थी। वही यहाँ पे कह रहा है कि बुनकरों से एग्रीमेंट करवा लिया जाता था, जिसको पेशगी कहा जा रहा है, कि वो समय पर वो सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब वो अपना कपड़ा स्वतंत्रता से नहीं बेच सकते, वो बुनाई के नमूने भी खुद निर्धारित नहीं करेंगे। उन्हें तो कंपनी के एजेंट द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। कंपनी जो डिजाइन निर्धारित करती थी, जितना क्वांटिटी बोलती थी, जिस तरह से वो कीमत रखती थी, उसी आधार पे हमारे यहाँ के शिल्पियों को बनाना पड़ता था और वो उपलब्ध कराना पड़ता था। ये स्थिति हो गई थी। 18वीं शताब्दी में बंबई, कोलकाता, मद्रास नगरों का उदय हुआ। ये देखिए नगर आपके बाद में डेवलप हो रहे हैं, 18वीं शताब्दी में उभर रहे हैं, इसके पहले इनका अस्तित्व नहीं है। जो आज प्रमुख महानगर हैं और ये आज भी महत्वपूर्ण नगर हैं, आपके देश के सबसे बड़े जो है महानगरों में इनका नाम है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन में स्थापित हो गए। देखिए ब्लैक टाउन का क्या मतलब है? ये जो हमारे यहाँ के बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, ये सारे लोग कहाँ स्थापित हो रहे हैं? ब्लैक टाउन में स्थापित हो रहे हैं। ब्लैक टाउन क्या है? ब्लैक टाउन यानी कि देसी भारत व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन में सीमित कर दिया गया।
जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट विलियम। ये देखिए क्वेश्चन आता है, इसको ब्लैक टाउन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारतीयों को ये लोग ब्लैक लोग कहते थे। भारतीय व्यापारियों को और शिल्पकारों को देश के अन्य क्षेत्रों से ला करके इन्हीं टाउनों में पैक कर दिया गया कि आप यहाँ रहेंगे और हमारे लिए वस्तु बनाएंगे। और जहाँ पे भारतीय व्यापारियों को, भारतीय शिल्पकारों को रखा जा रहा है, इसको ब्लैक टाउन कहा जा रहा है, जो काफ़ी गंदा संदा होता था। यहाँ की अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, काफ़ी गरीबी थी, इनको जबरन सामान बनाने होते थे, समय पे उपलब्ध कराने होते थे, काफ़ी शोषण होता था ब्लैक टाउन में भारतीयों का। लेकिन अंग्रेजों ने, गोरे लोगों ने अपने लिए अच्छे अच्छे नगर बनाए हैं। जैसे आप देखिए मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में किया था। कलकत्ता में क्या स्थापित किया है? फोर्ट सेंट विलियम स्थापित किया। ये शानदार कोठियां हैं जिसमें खुद गोरे लोग रहते हैं और ब्लैक टाउन में भारतीय बुनकर और शिल्पकार रहते हैं। आगे कह रहा है 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। यानी कि आप अगले वर्ष यानी कि क्लास 8 में आप जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको और भी डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। तो जल्दी ही आप लोग अगले वर्ष में भी पहुंच जाएंगे, क्लास 8 में भी पहुंच जाएंगे, जो कि आपका क्लास 7 जल्दी ही समाप्त होने वाला है। चलिए आ गए हैं आपके सामने वास्को डी गामा और कोलंबस। हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। कहना 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय नागरिक हैं, इन्होंने बहुत साहसिक काम किए। इन्होंने नाव ले लेकर के बहुत सारे देशों का, बहुत सारे द्वीपों का, बहुत सारे क्षेत्रों का खोज किया। इसलिए आप देखिए जब भी पढ़ेंगे तो आपको सारे यूरोपीय लोगों के ही नाम मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया को किसने ढूंढा है, न्यूजीलैंड को किसने ढूंढा, भारत को जलीय मार्ग से किसने ढूंढा, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सब को इन्हीं लोगों ने ढूंढा। ये साहसिक काम यूरोपीय कंट्रीज के लोग ही कर रहे हैं, जो नए नए द्वीप, महाद्वीप और नगरों का या कहिए कि रास्तों का जो है ढूंढ रहे हैं। आगे कह रहा है कि अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाला प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। और इसमें से ज्यादातर जो नाविक हैं वो भारतीय जो है भारत के लिए मार्ग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत से मसाला चाहिए था, भारत के वो वस्त्र चाहिए थे जिसका डिमांड यूरोपीय कंट्रीज में बहुत ज्यादा था। मेन यही रीजन था इनके लिए भारत को ढूंढना कि मसाले मिलेंगे हमें और वो बढ़िया वस्त्र मिलेगा जिसका डिमांड है, जिससे मुनाफा कमाया जा सकता है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, नाम सुना है आपने, अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचे थे। आपने बातें बहुत बार पढ़ी होंगी, आपके लिए नया नहीं है कि वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाली यात्री हैं। ये भारत पहुंचे हैं, जलीय मार्ग का इन्होंने तलाश किया है भारत का। अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, इसको आशा अंतरिक्ष भी कहा जाता है। देखिए इसको केप ऑफ गुड होप क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यहाँ तक ये लोग पहुंचे तब इनको एक आशा मतलब जगी, एक आशा की किरण जगी कि अब हम भारत को जल्दी ही ढूंढ लेंगे या अब भारत को ढूंढना आसान हो गया, हम लोग काफी रास्ते तय कर चुके हैं, इसीलिए इसको नाम ही दे दिया गया आशा की अंतरिप या केप ऑफ गुड होप। यानी कि जहाँ से हमारे अंदर अच्छी हो पा रही है कि भारत जल्दी ही मिल जाएगा या हम भारत के काफी करीब पहुंच गए हैं। आगे देखिए ये भारत पहुंचे हैं कब? हिंद महासागर होते हुए भारत पहुंचे हैं और एक गुजराती व्यापारी की सहायता से पहुंचे थे। ये भी आता है कि किसकी सहायता से आए थे वास्को डी गामा भारत? तो एक व्यापारी की सहायता से आए थे जिनका नाम था मनिक, अब्दुल मनिक नाम था उनका। आगे कह रहा है या अब्दुल मनीद, देखिए मनिक मिले या मनीद मिले एक ही बात है। अब्दुल मनीद की मदद से वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे, ये चीज याद रखिएगा। अब्दुल मनीद नाम है, अब्दुल मनीद, और ये क्या है? गुजराती व्यापारी हैं। इन्होंने ही मार्गदर्शन किया था वास्को डी गामा का, भारत तक लेकर के आए थे। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से ज्यादा समय लगा। जो ये वास्को डी गामा आए हैं इनको भारत पहुंचने में 1 वर्ष से ज्यादा समय लग गया था, तब जाके भारत पहुंचे थे। वह 1498 में कालीकट पहुंचा। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से जगह पे उतरे थे? कालीकट केरल में है। कब आए हैं? 1498 में आए हैं और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। अगले वर्ष ये 99 में वापस पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गए। इस समुद्री यात्रा के दौरान उनके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। देखिए वो 4 जहाज के साथ आए थे
और उसमें देखिए और 170 यात्रियों में से केवल 54 लोग ही जीवित बचे थे। 4 नाव पे सवार होकर के आए हैं भारत के लिए रास्ता ढूंढने 170 यात्री, लेकिन समुद्री उस यात्रा में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें 2 नाव टूट गए, नष्ट हो गए और 170 में से मात्र 54 लोग जीवित बचे, बाकी लोगों की मृत्यु हो गई। सोचिए भारत के लिए जलीय मार्ग ढूंढना उनके लिए कितना एक तरीके से कहिए कि जरूरी था कि जान पे खेल करके इन लोगों ने इस रास्ते को ढूंढा और इसमें देखिए आधे से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। आगे कह रहा है इस प्रत्यक्ष खतरे के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी हुए। इतने बड़े खतरे के बावजूद ये जो मार्ग इन्होंने ढूंढा ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ यूरोपीय कंट्रीज के लिए। और उनके बाद जो अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी इसका अनुकरण करना प्रारंभ किया और इस रास्ते का अनुकरण इनके बाद बाकी यूरोपीय कंट्रीज के यात्रियों ने भी किया या कंपनियों ने भी किया, जिसमें हॉलैंड, फ्रांस ये भी आए हैं, अंग्रेज भी आए हैं इसी रास्ते का अनुसरण करते हुए। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटालवी यात्री जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने के मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि कोलंबस कहाँ थे, मतलब कहाँ के निवासी थे। याद रखिएगा कोलंबस के जो निवासी हैं ये स्पेन के हैं, लेकिन इनका जन्म हुआ था इटली में इसलिए यहाँ पे इटालवी दिया है, लेकिन ये है स्पेन क्योंकि इन्होंने नागरिकता स्पेन का ले लिया था। तो स्पेन वासी हैं ये पहले निकले थे, वास्को डी गामा से पहले निकले थे भारत के लिए जलीय मार्ग को ढूंढने के लिए, लेकिन इन्हें लग रहा था कि पृथ्वी गोल है तो अगर हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो भारत पहुंच जाएंगे। पृथ्वी गोल है तो निश्चित ही भारत में रास्ता भी, पश्चिम से भी रास्ता भारत के लिए होगा। तो ये पश्चिम की तरफ निकलते हैं, लेकिन ये भारत पहुंचने के बजाय अमेरिका पहुंच जाते हैं और इस भारत के लिए जलीय मार्ग के ढूंढने के तलाश में एक नए महाद्वीप को खोज निकालते हैं जिसको नई दुनिया कहा गया। हालांकि वहां पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि वो भारत पहुंच गए हैं। वहां के जो ब्लैक कलर के लोग थे उनको इन्होंने रेड इंडियन नाम दिया और वहां के देशों को या लोग मतलब जो क्षेत्र था उसको इन्होंने कहा था वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज शब्द इन्हीं का दिया हुआ है जो आज भी आपका पश्चिम में पड़ता है। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का सामूहिक देश है जिसे वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो इन्होंने नाम दिया उसको वेस्ट इंडीज और वहाँ के लोगों को इन्होंने कहा था रेड इंडियन, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि मैं भारत पहुँच गया हूँ। बाद में इन्हें पता चला कि ये भारत नहीं है और उन्होंने कोई नया महाद्वीप और कोई नई दुनिया ढूंढ निकाली थी। तो एक अच्छा चीज इन्होंने ढूंढ निकाला। भारत को ढूंढते ढूंढते आगे कह रहा है कि यहाँ तक हो गया। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचे थे। देखिए ये 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंच गए थे। वेस्ट इंडीज इसी भ्रांति का कारण पड़ा है, यानी कि जो वेस्ट इंडीज नाम पड़ा है इसी भ्रांति के कारण पड़ा है कि हमने पश्चिम में इंडिया को ढूंढ लिया है। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और जब इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया तो उनके पीछे और भी नाविक और विजेता वहां पहुंच गए और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहली वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। यानी कि ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़े उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका सभी पर ये कंट्रोल करते चले गए और वहाँ की जो स्थानीय बस्तियाँ थी, जो स्थानीय जनजातियाँ थी, उनको ये नष्ट करते गए और अपने प्रभुत्व को स्थापित करते चले गए। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आप लोगों को। आप लोगों ने क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो रिक्त स्थान भरने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि राजराजेश्वर मंदिर में बनाया गया था। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर बनाया गया था? तो तंजावुर में बनाया गया था। आप सभी को पता है कहाँ भी बनाया गया था, तंजौर या तंजावुर में बनाया गया था। अजमेर सूफी संत, कौन से सूफी संत का अजमेर संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध है यहाँ से। मोइनुद्दीन चिश्ती, आप जानते हैं कि यहाँ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध है। ये चीज याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आपने ये चीज आज के क्लास में पढ़ा है। विजयनगर राज्य की राजधानी या साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में तट पर अपनी बस्ती बनाई थी, या आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम या कहिए कि तट पर
आप तट पर कर सकते हैं, चूंकि तट पे ही मछलीपट्टनम है, अपनी बस्ती बसाई थी हालैंड वासियों ने, आपने अभी पढ़ा है। तटों पे उनके जो क्षेत्र हैं ये स्थापित हुए थे। बताएं क्या सही है और क्या गलत है। पहला कह रहा है हम राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम एक शिलालेख से जानते हैं। बिल्कुल सही है, शिलालेख पे ही राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार या वास्तुकार का नाम लिखा है। दूसरा कह रहा है सौदागर लोग काफिले में यात्रा करने के बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। ऐसा नहीं है, ये लोग संघ बना के यात्रा करते थे जिसको गिल्ड कहते थे। आज ही आपने क्लास में पढ़ा। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था, ये भी सही नहीं है, क्योंकि काबुल आपके घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आपने देखा उस समय पर डे मतलब प्रत्येक दिन वहां पे 30,000 रुपए के घोड़े की खरीद बिक्री हुआ करती थी काबुल में, तो ये हाथी नहीं होंगे। सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन है, ये भी गलत है। खंभात की खाड़ी या जिसको उस समय कैम्बे कहा जाता था, वहां पर आपका सूरत जो है ये स्थापित था। तंजौर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी, आज की क्लास में आपने पढ़ा है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहते थे, ये भी आपको पता है, हमने अभी अभी डिस्कशन किया कि ब्लैक टाउन्स में कौन रहा करते थे। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने अभी बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई हैं। तो आप लोगों को ये सारे उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुई, ये भी बातें आपको पता है, बहुत विस्तार से चर्चा हो गई है। मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें जानते हैं आप लोग। लोग दूर दूर से देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आया करते थे, ये भी चीजें पता है। कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजाउर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न है। आप सभी को पता है कि आपका कलकत्ता बंदरगाह नगर है, तंजाउर मंदिर नगर है। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, तो समस्या नहीं होनी चाहिए। आप इन प्रश्नों को भी देख सकते हैं, बहुत कॉमन सेंस के प्रश्न हैं और आपके क्लास से सारी चीजें रिलेटेड हैं, बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। प्रश्नों में कोई दम नहीं, लेकिन अगर आप इनको लिखते हैं तो आपका एक मतलब सोचने का दायरा डेवलप होगा। कैसे प्रश्न को लिखते हैं ये समझ में आएगा, कैसे आयोग क्वेश्चन बनाता है ये भी समझ में आएगा, और उसमें कौन से उत्तर लिखने हैं, कौन से सटीक वर्ड होने चाहिए, किस तरह का कितने वर्डों में होना चाहिए, ये सारी चीजें डेवलप होंगी। यहीं से शुरुआत करेंगे तो आगे चल के बेहतर रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे और साथ में नोट्स भी बनाएंगे, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।